हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स लेसन नंबर 7 के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, लेसन नंबर 7 जो है इसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे 5 नंबर के सवाल आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को बड़े ही ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। एक एक बात को गहराई से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। आप अपने घर के आसपास भी ट्रांसफार्मर देखते होंगे, तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस तरह बनता है, उसका क्या यूज है? कभी आप लोगों ने सोचा है? नहीं। तो आज इस टॉपिक में हम लोग उसी ट्रांसफार्मर के बारे में बातचीत करेंगे, और यह जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आप ट्रांसफार्मर देखे हैं, ट्रांसफार्मर का काम क्या है, करता है ट्रांसफार्मर? तो जो ट्रांसफार्मर होता है वह एक ऐसी युक्ति होती है, या कहा जाए एक ऐसा यंत्र होता है जो क्या करता है, जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकते हैं। ऐसी युक्ति को हम लोग ट्रांसफार्मर कहेंगे। इतनी बात समझ आ गई कि ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ये तो हो गया ट्रांसफार्मर की बात। उसके बाद जो ट्रांसफार्मर है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, उसके सिद्धांत को जानेंगे। तो जो ट्रांसफार्मर है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपने पढ़ा भी है, स्वप्रेरकत्व क्या है, स्वप्रेरण क्या है, अन्योन्य प्रेरण क्या है, अन्योन्य प्रेरकत्व क्या है। तो अन्योन्य प्रेरकत्व क्या है कि जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, वोल्टता आरोपित की जाती है, तो दूसरी कुंडली में अपने आप विद्युत वाहक बल जो होता है उत्पन्न हो जाता है। इसे ही हम लोग अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। तो यह जो ट्रांसफार्मर है वह भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, उसी पर आधारित होता है, ठीक है। अब है ट्रांसफार्मर की रचना। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, देख लीजिए, ये हमारा पूरा जो है ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का जो अंदर वाला पार्ट होता है, अंदर वाला हिस्सा होता है, वह नर्म लोहे का बना होता है। तो जिसको हम लोग क्रोड बोलते हैं, और क्रोड भी जो होता है वो पट्टलित क्रोड होता है। ट्रांसफार्मर का जो अंदर वाला पार्ट होता है, अंदरूनी हिस्सा होता है, वो नर्म लोहे का बना होता है। तो अब बात ये हो गई आ गई कि नर्म लोहे का ही क्यों बना होता है। नर्म लोहे का इसलिए होता है क्योंकि जो नर्म लोहा होता है उसका शैथिल्य वक्र जो होता है, क्षेत्रफल उसका काफी कम होता है। शैथिल्य वक्र आपने पढ़ा है, शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल जो होता है काफी कम होता है। इस वजह से इसमें हम लोग नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं। भाई हमने तो कभी ट्रांसफार्मर बनाया नहीं है, लेकिन जो लोग ट्रांसफार्मर बनाते हैं वो लोग उसको, उसके अंदर वाले पार्ट को जब बनाते हैं तो नर्म लोहे का पट्टलित क्रोड होता है। अब ये तो बात समझ आ गई कि नर्म लोहे का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि उसका जो शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल होता है वह कम होता है, इसलिए। अब दूसरी बात ये हो गई कि जो ट्रांसफार्मर का क्रोड होता है, अंदर वाला पार्ट होता है, उसे ही हम लोग क्रोड कहते हैं, उसमें पट्टलित नर्म लोहे की क्रोड क्यों लगाई जाती है? पट्टलित नर्म लोहे का क्रोड का मतलब होता है इस तरह से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर, जैसे हम लोग पटरा रखते हैं ना, एक के ऊपर पटरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से बीच में थोड़ी थोड़ी गैप होती है। तो उस तरह की व्यवस्था होती है ट्रांसफार्मर के अंदर।
जिसको हम लोग पटलित क्रोड कहते हैं। तो अब बात ये आ गई कि जो ट्रांसफार्मर है उसमें नर्म लोहे का पटलित क्रोड ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? वो इसलिए कि भंवर धारा को कम किया जा सके। भंवर धारा को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के अंदर पटलित नर्म लोहे के क्रोड का प्रयोग किया जाता है। उस भंवर धारा जितनी कम रहेगी ऊष्मा का जो हार्श होगा, जो नुकसान होगा, वो कम होगा। इसलिए नर्म लोहे के पटलित क्रोड का प्रयोग ट्रांसफार्मर के अंदर किया जाता है। देखो बेटा, सारी बात मैं लिखूंगी नहीं, मैं आपको बता रही हूं, आप ध्यान से सुनिए। और मैं बार बार इस बात पे जोर देती हूं कि आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, क्योंकि जितनी बातें हम लोग बता रहे हैं, जितनी बातें मैं बता रही हूँ, उतनी बातें मैं लिखवाऊंगी नहीं, या कोई भी टीचर नहीं लिखवाते हैं जनरली। तो आप अपने से लिखिए उन बातों को, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो केवल एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठा के दे दिए जाते हैं। जो हम लोग बातें बोल रहे हैं कभी कभी उसके बीच से भी कुछ क्वेश्चन उठा के दे दिए जाते हैं। तो अगर आप उस चीज को सुने रहेंगे ध्यान से तो आप खुद भी उसको लिख सकते हैं। इसलिए जो भी बातें यहाँ बताई जाती है उसको कॉपी पे नोट करते चलिए, ताकि आपको दोबारा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर है उसमें नर्म लोहे के पटलित क्रोड का प्रयोग किया जाता है ताकि भंवर धारा को कम किया जा सके, और भंवर धारा जितनी ही कम रहेगी ऊष्मा का नुकसान जो होगा वो कम होगा। ठीक है, क्योंकि जितनी ऊष्मा ट्रांसफार्मर के निवेशी कुंडली में दी जाती है उतनी निर्गत नहीं होती है, कुछ ऊष्मा का नुकसान हो जाता है, तो वो उन्हीं भंवर धाराओं के कारण होता है। और पटलित क्रोड जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो भंवर धारा का मान कम हो जाता है, और इसकी वजह से जो ऊष्मा का नुकसान होता है वो कम हो जाता है। होता तभी भी है लेकिन थोड़ा कम होता है। ठीक है, अब आते हैं ट्रांसफार्मर की रचना पर। तो ये है ट्रांसफार्मर की रचना। इसका जो अंदर वाला पार्ट होता है पटलित नर्म लोहे के का बना होता है। अभी हमने बताया कि पटलित क्रोड क्या है, क्यों बनाया जाता है। उसके बाद इसमें दो कुंडलियां होती हैं जिसमें तांबे के तार को लपेटा जाता है और कुंडली तैयार किया जाता है पटलित क्रोड जो है उसी के ऊपर। तो ये कुंडली हो गई, दो कुंडलियां होती हैं, एक को हम लोग कहते हैं प्राथमिक कुंडली और दूसरे को हम लोग कहते हैं निर्गत कुंडली। जब प्राथमिक कुंडली जो होती है उसको निवेशी कुंडली भी कहा जाता है, और निर्गत कुंडली को हम लोग द्वितीय कुंडली कहते हैं। निवेशी का मतलब होता है निवेश करना, उसमें डालना। तो जो प्राथमिक कुंडली होती है उसमें जब वोल्टता दी जाती है, ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली को जब वोल्टता दी जाती है तो क्या होता है कि जो द्वितीय कुंडली होती है उसमें भी, या कहा जाए जब प्राथमिक कुंडली में धारा का प्रवाह किया जाता है तो द्वितीय कुंडली में अपने आप विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही इसके अंदर फ्लक्स का परिवर्तन होता है प्राथमिक कुंडली में, द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बात समझ आ गई। अब ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, जो ट्रांसफार्मर होता है ना वो दो प्रकार का होता है। एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को या वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है। इसमें NS ग्रेटर देन NP होता है। अब ये NS और NP क्या है? NS और NP जो है नंबर ऑफ टर्न है। जो हम लोग नर्म पटलित क्रोड मतलब नर्म लोहा जो होता है उसके ऊपर जब हम लोग तार लपेटते हैं तो वो कुंडली में परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए ये नर्म लोहा है, इसके ऊपर हम तांबे का तार लपेट रहे हैं, ठीक है, तो यह जो है अब नर्म लोहा इसको नहीं कहेंगे, कहेंगे कि यह एक कुंडली हो गया। अब कुंडली में आपने कितने फेरे तार लपेटे हैं, कितनी बार तार लपेटा है, उसी को हम लोग NS और NP कहते हैं। NS का मतलब हो गया द्वितीय कुंडली में, NS का मतलब होता है सेकेंडरी,
और एनपी का मतलब होता है प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब हो गया प्राथमिक, सेकेंडरी का मतलब हो गया द्वितीयक। ठीक है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। देख लीजिए यहाँ पे हमने ऊंचाई ट्रांसफार्मर का चित्र बना रखा है शॉर्टकट में। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित करता है। और इसमें क्या होता है कि जो द्वितीय कुंडली होती है उसमें फेरों की संख्या अधिक होती है और जो प्राथमिक कुंडली होती है उसमें फेरों की संख्या कम होती है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्राथमिक जिसमें मतलब क्या कहते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर है जिसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। ये जो आप इस तरह देख रहे हैं ना, इस तरह ये फेरों की संख्या दिखाई गया है। तो आप चित्र में देखिए, इसमें फेरों की संख्या अधिक है और इसमें जो है फेरों की संख्या कम है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो गया ये। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है, तो यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है। और इसमें क्या होता है, एनपी ग्रेटर देन एनएस, मतलब प्राथमिक कुंडली में आप खुद देख लीजिए, ये जो टेढ़े मेढ़े चैन की तरह दिख रहा है ये फेरों की संख्या बता रहा है। तो अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। ये जो आप इस तरह देख रहे हैं ना, इस तरह ये फेरे हैं। तो अगर ये इस तरह नजदीक नजदीक रहे, काफी ज्यादा रहे तो ये ज्यादा हो गया फेरे, और कम रहे दूर दूर रहे तो फेरे कम हो गए। अब फेरों को हम लोग यहाँ दिखा तो सकते नहीं है, तो उसको दिखाने के लिए इस तरह के चित्र का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो ये था ट्रांसफार्मर, उसका सिद्धांत, उसकी रचना और उसके प्रकार। ट्रांसफार्मर हो गया। अब उसकी क्रिया विधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से ट्रांसफार्मर जो होता है काम करता है। ठीक है, और यही जो है ट्रांसफार्मर जो टॉपिक है, आपकी जो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर है लेसन नंबर 7, उसका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ें कि जो ट्रांसफार्मर है उसकी कार्यविधि क्या होती है। तो देखिए, जब ट्रांसफार्मर की कार्यविधि क्या है, जब प्राथमिक कुंडली में वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित की जाती है प्राथमिक कुंडली में, तो प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स उत्पन्न होता है। प्राथमिक कुंडली में हमने धारा का प्रवाह कराया, वोल्टता आरोपित की, तो प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स उत्पन्न होता है और यह फ्लक्स जो होता है प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली दोनों से होकर गुजरता है। जैसे ही प्राथमिक कुंडली में धारा का प्रवाह कराया गया, प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स उत्पन्न हो गया। ठीक है, और माना कि यह फ्लक्स जो है 5B है प्राथमिक कुंडली का, और यह फ्लक्स दोनों ही कुंडलियों से होकर गुजरता है, प्राथमिक कुंडली से भी और द्वितीय कुंडली से। तो प्राथमिक कुंडली में स्वप्रेरण के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्राथमिक कुंडली में स्वप्रेरण के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसका मान कितने के बराबर होता है, तो प्राथमिक कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम लोग ईपी से दिखाते हैं। ईपी इज इक्वल टू माइनस एनपी d∅b बाई dt। विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला आपने यही पढ़ा था ना, माइनस साइन इसलिए लगाया गया है, यहाँ पे जो उष्मा का ह्रास हो रहा है, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। प्राथमिक कुंडली में स्वप्रेरण के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, लेकिन जो द्वितीय कुंडली है उसमें अन्योन्य प्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और वो कितने के बराबर होता है। तो चलिए, द्वितीयक कुंडली में अन्योन्य प्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और उसका मान कितना होता है, जैसे हमने प्राथमिक कुंडली के लिए निकाला था ना ईपी, तो यहाँ पे हो जाएगा ES इज इक्वल टू माइनस NS और d∅b बाई dt। ठीक है,
ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, तो जब समीकरण 2 को 1 से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिएगा थोड़ा, ये समीकरण 2 है और यह जो है समीकरण 1 है, दोनों को भाग दीजिए। ES बटा EP इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, -NS d∅B बटा dt, फिर उसके नीचे -NP d∅BE बटा dt। ये लाइन समझ आई है ना, कुछ नहीं किया गया है, बस दोनों समीकरण को आपस में भाग दे दिया, ठीक है। अब ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, ES बाई EP और इधर आ गया NS बाई NP। ये लाइन समझ आई है कि नहीं, ध्यान से देख लीजिए थोड़ा सा बच्चों, कैसे आया है, समझ आ गया, दोनों समीकरण को आपस में भाग दे दिया गया, ठीक है। अब यदि ट्रांसफार्मर आदर्श हो तब, यदि ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर है तो जो प्राथमिक कुंडली है उसमें प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। यदि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध 0 हो तब, तो क्या हो जाएगा, हो तब EP बराबर VP, ये हो जाएगा। यदि प्राथमिक कुंडली का जो प्रतिरोध है उसको 0 कर दिया जाए या 0 रखा जाए तो वो आदर्श ट्रांसफार्मर हो जाएगा। और आदर्श ट्रांसफार्मर है तो वैसी स्थिति में क्या होता है, जितना आप प्राथमिक कुंडली में वोल्टता अप्लाई करेंगे, जितना आप वोल्टता धारा का प्रवाह करेंगे, उतना ही फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उतना ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो 0 होगा तब क्या होगा, EP बराबर VP, यानी जितना वोल्टता अप्लाई करेंगे, प्रतिरोध है नहीं, उतना आपको विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और वही हाल द्वितीय कुंडली में भी होगा, ठीक है, वही जो होगा क्या होगा, द्वितीय कुंडली में भी होगा। और यहीं पे लिख दे क्या, और ES बराबर VS, ये लाइन समझ आई है कि नहीं, समझ आई है। अब देखिए आपने लिखा है ES बराबर EP और NS बराबर NP, ES किसके बराबर हो जा रहा है, VP के, और EP किसके बराबर हो जा रहा है, सॉरी ES जो है VS के बराबर हो रहा है और EP जो है VP के बराबर हो रहा है, यानी ES की जगह पे आप VS रख सकते हैं और EP की जगह पे आप VP रख सकते हैं। तब ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ES बाई EP, इसकी जगह पे आप क्या रख सकते हैं, ES की जगह पे हम लोग रख दे रहे हैं VS और EP की जगह पे रख देंगे VP। ES बटा EP हमने निकाला था, अभी किसके बराबर था, NS बटा NP, NS बटा NP, ठीक है, इसको हम लोग R बोलते हैं। ये सारे अनुपात जो है ना R कहलाते हैं, और इस R को क्या कहते हैं, जहां R NS बटा NP को ट्रांसफार्मर का R जो है ना, NS बटा NP या VS बटा VP या ES बटा EP, ये सब हो सकते हैं R की जगह पे, ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात कहते हैं, अनुपात
कहते हैं। आई बात समझ में? तो परिभ्रमण अनुपात ये नहीं जरूरी है कि केवल NH/MP ही होगा, R तो इन सब की वैल्यू के बराबर है, इन सब का मान R के बराबर है, यानी R बराबर ES/EP, ES/BP और NS/NP हो सकता है। ठीक है, तो ये परिभ्रमण अनुपात हो गया ट्रांसफार्मर का। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है। ठीक है, दक्षता का मतलब होता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो कितनी शुद्धता से, कितनी सत्यता से अपना काम कर रहा है, उसकी क्षमता क्या है। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है उसको हम लोग निवेशी धारा और निर्गत धारा के प्रतिशत अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे धारा नहीं, सॉरी, शक्ति, ट्रांसफार्मर की निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति। ट्रांसफार्मर की दक्षता उसके निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति के अनुपात, प्रतिशत अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता उसकी निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति के अनुपात द्वारा परिभाषित की जाती है। इसको हम लोग ईटा पढ़ते हैं, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और ईटा बराबर होता है निवेशी शक्ति, निवेशी शक्ति बटा निर्गत शक्ति इंटू 100। ये ट्रांसफार्मर की दक्षता है। ठीक है, यदि निवेशी कुंडली और निर्गत कुंडली में धारा IP तथा IS हो तब और ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% हो तब क्या होगा? IP इंटू VP इज इक्वल टू IS इंटू VS। अगर ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% है, वैसी स्थिति में IP और VP इज इक्वल टू IS और VS होता है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई कि ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है, किस तरह परिभाषित किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता को हम लोग निवेशी और निर्गत शक्ति के प्रतिशत अनुपात को क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। मतलब अनुपात को ही वैसे कहते हैं, लेकिन प्रतिशत में उसको व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसे ईटा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी कर लें, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे ट्रांसफार्मर हो या ट्रांसफार्मर पर आधारित प्रश्न हो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, एग्जाम में 100% गारंटी है कि आएगा। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक जो है, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, तो चलिए अब आगे बढ़ा जाता है। हम लोग पढ़ेंगे
कि जो प्रत्यावर्ती धारा है उसके गुण क्या है और उसके दोष क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला, प्रत्यावर्ती धारा के गुण। आपको भी पता है धारा दो तरह की होती है, जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती हो, बहती हो, उसको हम लोग दिष्ट धारा कहते हैं, और जो एक निश्चित अंतराल के बाद अपनी दिशा और परिमाण दोनों बदलती है उसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसे ट्रांसफार्मर की सहायता से हम लोग कम या अधिक कर सकते हैं, लेकिन जो दिष्ट धारा होती है उसको ट्रांसफार्मर की सहायता से अधिक या कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा जो है, डीसी की तुलना में एसी सस्ती होती है। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो दिष्ट धारा से सस्ती होती है। तीसरा क्या है, एसी को आराम से डीसी में बदला जा सकता है। जो प्रत्यावर्ती धारा है उसको हम लोग आराम से डीसी में बदल सकते हैं, लेकिन एसी को आराम से डीसी में हम लोग बदल सकते हैं, लेकिन डीसी को आराम से हम लोग एसी में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा के दोष हैं। डीसी की तुलना में समान वोल्टेज की एसी यानी अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा ज्यादा खतरनाक होती है। और दूसरा है, एसी का प्रयोग हम लोग विद्युत अपघटन विधि में नहीं कर सकते हैं। तीसरा, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, तीसरा भी लिख लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा का प्रवाह मुख्य रूप से तार की सतह पर होता है। तार की सतह पर होता है, जिससे अगर लाइन मारता है तो वह ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जो धारा का प्रवाह होता है वो तार के ऊपरी सतह पर ही ज्यादा रहता है, लेकिन नीचे वाले दिष्ट धारा में ऐसा नहीं होता है। तो ये थे प्रत्यावर्ती धारा के गुण और दोष। ठीक है, समझ आ गई बात। आगे बढ़ा जाए तो एक ट्रांसफार्मर पर आधारित सवाल करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक सवाल मैं बता रही हूँ, और इस तरह के आप जो भी बुक यूज करते हैं पढ़ने के लिए, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो चाहे और किसी राइटर की बुक हो, आप इस तरह के कम से कम 4-5 सवाल, आजकल क्वेश्चन बैंक आ गए हैं मार्केट में, उनको ले लीजिए और इस तरह के 4-5 सवालों को प्रैक्टिस कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आदत पड़ जाएगी आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की, अब आदर्श ट्रांसफार्मर किसको कहते हैं, जिसकी दक्षता जो हो 100% हो। आगे बात समझ में। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः 1100 और 110 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। यदि द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा 220 ओम है तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी सवाल लगाने जाइए तो लिखेंगे हम लोग पहला कि क्या क्या चीज सवाल में दिया है। एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो सवाल को पढ़ेगा और फिर आपका आंसर चेक करेगा, तो आप इस तरह से सवाल को बनाइए, सॉल्व करिए कि एग्जामिनर बस आपके आंसर को ही देख के समझ जाए कि क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो जो बातें हमारे क्वेश्चन में, हमारे प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, तो लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्या क्या दिया गया है देख लीजिए। एनपी यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 1100, एनएस द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 110, प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज, तो प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज है उसको हम लोग VP कहेंगे, तो VP का मान हो जाएगा 220 वोल्ट। ठीक है, और द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को हम लोग वैसे प्रतिरोध कह सकते हैं, तो ये प्रतिरोध है। तो द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को हम लोग जेड से दिखाते हैं, जेड का मान 220 वोल्ट ओम दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया गया है देख लीजिए, और कुछ नहीं दिया गया है। हमको निकालना है
प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान। धारा का मान का मतलब हो गया हमको आईपी निकालना है, आईपी ये हमको निकालना है। अब जब एग्जामिनर आपका ये देखेगा तो उसको समझ जाएगा एनपी का मान दिया है, एनएस का मान दिया है, पीपी का मान दिया है, जेड का मान दिया और आईपी का मान आपको निकालना है। उसको इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो आपका सवाल बार बार पढ़ेगा और फिर आंसर चेक करेगा। इसलिए पहला काम तो यही करिए जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जाइए, चाहे वो मैथ का न्यूमेरिकल हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का। फर्स्ट स्टेप इज गिवन, जो जो बातें दी गई हैं, जो जो चीजें दी गई हैं उसको पहले क्लियरली नोट करिए, ठीक है। अब जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो लिखेंगे। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? परिणमन अनुपात हमने पढ़ा है, VS/BP इज इक्वल टू NS/NP, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब देखिए VS का मान दिया हुआ है, VS का मान नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए, VS का मान हम लोग निकाल लेते हैं। BP का मान दिया हुआ है कितना? 220 और इधर NS का मान 110, फिर NP का मान 1100, ठीक है। 1 0 और 1 0 कैंसिल, 11 से 10 बार में ये कैंसिल, फिर ये और ये कैंसिल। इधर VS/22 इज इक्वल टू 1/1, यानी यहाँ से हमको क्या निकल गया? VS का मान निकल गया। VS का मान कितना आ गया? 22 वोल्ट, ये VS का मान निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? द्वितीय कुंडली में धारा का मान, हमको तो प्राथमिक कुंडली में धारा का मान निकालना है, फिर भी हम द्वितीयक में पहले निकाले क्योंकि इसी की हेल्प से हमको प्राथमिक कुंडली में धारा का मान निकल पाएगा। तो पहले हम लोग द्वितीय कुंडली में धारा का मान निकाल लेते हैं। द्वितीय कुंडली में धारा का मान क्या हो जाएगा? IS बराबर VS/Z। VS का मान हमने अभी निकाला हुआ है कितना? 22 और Z यानी प्रतिबाधा दिया गया है 220, 10 बार में ये खत्म हो जाएगा, यानी VS/VZ IS बराबर 1/10 और 1/10 का मतलब हो गया 0.1 एम्पियर, यानी द्वितीय कुंडली में धारा का मान हो गया 0.1 एम्पियर। अभी हमारा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि देखिए आपसे पूछा गया है प्राथमिक कुंडली में धारा का मान, तो प्राथमिक कुंडली में धारा का मान आपसे पूछा जा रहा है। आपने अभी पढ़ा कि अगर कोई ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर है, उसकी दक्षता 100% है, वैसी स्थिति में ट्रांसफार्मर, अभी हमने पढ़ा है ट्रांसफार्मर की दक्षता, हम लोगों ने जो पढ़ा था ना उसी में पढ़े थे। ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होने पर, अगर ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% है तभी वह आदर्श ट्रांसफार्मर माना जाएगा। और वैसी स्थिति में क्या होता है? VP इंटू IP इज इक्वल टू VS इंटू IS, ठीक है। ये बात क्लियर हुई है? अभी हमने आपको बताया था इसे जस्ट पहले में, ट्रांसफार्मर की दक्षता अगर 100% हो तो वह आदर्श ट्रांसफार्मर माना जाता है। और वैसी स्थिति में VP इंटू IP इज इक्वल टू VS इंटू IS। हमको IP का मान निकालना है, तो IP बराबर क्या हो जाएगा? यहीं से निकालते हैं। IP बराबर VS इंटू IS बाई VP। अब देखिए ये सारे मान हमको मालूम है। VS का मान देखिए दिया हुआ है यहाँ 22, IS का मान हमको पता है, अभी हमने निकाला है 0.1, और VP प्राथमिक कुंडली में वोल्ट था 220 वोल्ट, ये 10 बार में कट जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे हम लोग तो नीचे 10 आ जाएगा, यानी IP का जो मान होगा 1/100, और 1/100 किसके बराबर हो जाएगा? 0.01 एम्पियर। यानी जो हमारी प्राथमिक कुंडली है उसमें धारा का मान कितना हो गया? 0.01 एम्पियर। तो इस तरह के सवाल काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देख लीजिए ये कुछ सवाल जो है काफ़ी हार्ड तो नहीं है, बिल्कुल
प्रोसेस से आप लगाते जाएंगे, फॉर्मूला याद रहेगा, आपको बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। तो मेरा कहना ये है कि आप इस तरह के 4-5 और क्वेश्चन को सॉल्व करिए इसी आधार पर, ताकि आपको और प्रैक्टिस हो और एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, क्वेश्चन अपने आप आपको, फॉर्मूले अपने आप आपको याद होते जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग एक और सवाल को हल करेंगे जो कि ट्रांसफार्मर पर ही आधारित है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। एक अपचायी ट्रांसफार्मर में, अभी हमने बताया था अपचायी ट्रांसफार्मर क्या है और उपचायी ट्रांसफार्मर क्या है। एक अपचायी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात 20:1 है। जब 250 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है तो निर्गत धारा 8 एम्पीयर होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% मानकर प्राथमिक कुंडली में धारा और निर्गत शक्ति का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दिया हुआ है आंसर, दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या क्या दिया है भाई, देख लेते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात यानी NP/NS, इसका मान दिया है 20:1, या आप ऐसे लिख सकते हैं 20/1। ये बात समझ आ गई? ठीक है। जब 250 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है, निवेशी वोल्टेज का मतलब हो गया VP, कितना है 250 वोल्ट। ठीक है, और निर्गत धारा यानी NIS, IS का मान, IS थोड़ा बड़ा लिखा जाए इस तरह से, IS यानी निर्गत धारा। तो निर्गत धारा का मान कितना दिया है, निर्गत धारा का मान दिया है 8 एम्पीयर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% मान दी गई है, ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% मान दी गई है। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर में क्या होता है, VP/VS। अगर आदर्श ट्रांसफार्मर है तो उसकी दक्षता 100% मानी जाएगी। तो ये ट्रांसफार्मर जो है आदर्श है, तो ये होगा VP/VS इज इक्वल टू NP/NS। ये लाइन समझ आइए। अब आपको देखना है कि VP का मान कितना है, 250 रख लेते हैं। VS का मान कितना है वो नहीं मालूम है हमको, तो इसको हम लोग ऐसे ही रख लेंगे। NP/NS का मान दिया हुआ है 20:1, ये भी हमने रख लिया। यहाँ से हमको आसानी से किस चीज का मान मिल जाएगा, VS का मान हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, VS का मान निकाल देंगे। तो VS कितना आ जाएगा, देख लीजिए, VS बराबर 250 × 1/20 कैंसिल, एंड दिस इज इक्वल टू 12.5। VS की वैल्यू यानी सेकेंडरी वोल्टेज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 12.5 वोल्ट। ठीक है, अब हमको प्राथमिक कुंडली में धारा का मान निकालना है। अभी हमको VS मिला है, तो देखिएगा यदि ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% हो तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, IS × VS, अभी हमने इस पे सवाल किया था, IP × VP। यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, प्राथमिक कुंडली में धारा का मान निकाल देना है, क्योंकि IS दिया हुआ है। तो IP बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, IS × VS/VP। ठीक है, अब IP का मान निकाल लीजिए। IS का मान कितना है 8, VS का मान कितना है 12.5, VP का मान कितना है 250। इन सारे को हम लोग सॉल्व करेंगे 100 बार में, और ये हो जाएगा 5 बार में। ये आ जाएगा 8×5 = 40/100 कैंसिल, एंड दिस इज इक्वल टू 0.4 एम्पीयर, जो प्राथमिक कुंडली में धारा का मान होगा। अतः प्राथमिक कुंडली में धारा का मान
धारा का मान 0.4 एम्पियर है। इतनी बात क्लियर है आपको? अब हमको क्या निकालना है? निर्गत शक्ति निकालना है। तो निर्गत शक्ति को हम लोग PS से दिखाते हैं और निवेशी शक्ति जो रहेगी उसको हम लोग PP से दिखाएंगे। ठीक है, निर्गत शक्ति रहेगी तो PP से और निवेशी शक्ति रहेगी तो PS से, और PS बराबर हो जाएगा VS इंटू IS। निवेशी शक्ति लिख सकते हैं आप, सॉरी निर्गत शक्ति पूछा गया है ना, निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति ये क्या हो जाएगा? VS इंटू IS। VS का मान कितना है देख लीजिए 12.5, IS का मान कह दिया है 8, पॉइंट हटा दीजिए इसका, नीचे 10 आ जाएगा। 5 से 5 टू 25 चौके 100 वाट, यानी जो निर्गत शक्ति होगी वो कितने वाट के बराबर हो जाएगी? 100 वाट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और इस तरीके से आज हमारा जो लेसन नंबर 7 है प्रत्यावर्ती धारा वो खत्म हो गया। उसके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने सारे डिस्कस कर दिए, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे वो भी हमने सॉल्व कर दिया। और इस तरह के और भी सवाल आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, उससे प्रैक्टिस करिए। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे वीडियोज रोज देखते हैं, आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे अपनी अच्छाइयों और कमियों का पता चल सके, उस कमियों को मैं दूर करने की कोशिश कर सकूँ।